सवाल ये नहीं है कि आपने कभी सुअर का मीट खाया है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हो अगर आपके खाने में गलती से इंसानी शरीर के अवशेष आ जाए और जब आप उन्हें खा लो तब जाके आपको इस बारे में पता चले। क्योंकि 1990 के दशक में वैंकूवर के पास एक फार्म था जहां रॉबर्ट पिक्टन नाम का एक आदमी अपने सुअर को इंसानी अवशेष खिलाता था। 49 महिलाएं गायब थी। 33 के डीएनए उस फार्म की मिट्टी से मिले और हजारों किलो का मांस बाजार में बिक चुका था। ये है दुनिया का वो सीरियल किलर जिसने अपने शिकार को सच में अपने पिग्स को फीड कर दिया। सो हे एवरीवन, दिस इज भूमि एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ हॉरिफिक पिग फार्म सीरियल किलर केस। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। 11 मार्च 2004 वैंकूवर के लोग अपने अपने घरों में आराम से डिनर कर रहे थे। तभी टीवी पर एक इमरजेंसी न्यूज आती है। पुलिस स्क्रीन पर आकर कहती है कि अगर आप इस वक्त मीट खा रहे हैं तो रुक जाइए, और अगर बाय चांस आपके फ्रिज में पोर्क मीट पड़ा हुआ है तो तुरंत ही उसे प्रशासन को जमा करवाइए। और इन सभी चीजों की वजह थी रॉबर्ट पिंकटन। पुलिस खुलासा करती है कि जो लड़कियां सालों से गायब थी, रॉबर्ट ने उनके साथ इतनी हैवानियत की थी कि उन्हें पहचानना तक नामुमकिन हो गया था। और सबसे डरावनी बात, उसने सबूत मिटाने के लिए उन मासूमों के अवशेष को ग्राइंडर में पीसकर सुअरों के चारे और मार्केट में बिकने वाले पोर्क मीट के अंदर मिक्स कर दिया था। आखिरकार कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? तो इस पूरी कहानी को जानने के लिए और उसके पीछे की क्या वजह थी ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पिंकटन फैमिली के पास ब्रिटिश कोलंबिया में एक बहुत बड़ा पिग फार्म था जो पिछले 3 जनरेशन से उनके पास था। इस फैमिली में 2 भाई थे, रॉबर्ट पिंकटन जिसका जन्म 1949 में हुआ था और डेविड फ्रांसिस पिक्टन। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था लिंडा पिक्टन, लेकिन वो उनके साथ फार्म में नहीं रहती थी क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ भेज दिया था। उनका कहना था कि लड़कियां पिग फार्म में काम नहीं करती हैं। रॉबर्ट का जो बचपन था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसके पापा लियोनार्ड पिक्टन बहुत ही ज्यादा वायलेंट थे और उसकी मदर लुइस भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। बचपन से ही उन्होंने अपने बच्चों से उस फार्म में काम करवाया था। वो उन्हें एक स्लेव की तरह ट्रीट करते थे और तो और उन्हें बहुत ही ज्यादा मार भी पड़ती थी। मतलब उनके पास चाइल्डहुड नाम की कोई भी चीज नहीं थी। रॉबर्ट का बचपन प्यार नहीं बल्कि गंदगी और खौफ के बीच में बीता था। रॉबर्ट और उसका भाई डेविड गंदे कपड़ों में ही स्कूल जाते थे क्योंकि उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था और इसी वजह से उनसे सुअरों की बदबू आती थी। स्कूल के बच्चे उन्हें स्टिंकी पिगी नाम से चिढ़ाते थे। बट 14 साल की उम्र में रॉबर्ट ने स्कूल छोड़ दिया और एक बुचर शॉप में काम करने लगा। बुचर शॉप मतलब जहाँ पर कसाई का काम करते हैं। वहाँ उसने लगभग 7 साल तक काम किया था और जब वो 21 साल का हो गया तो वो वापस अपने फार्म पर आ गया और वही काम करने लगा। 1979 में उसके फादर की डेथ हो गई और 1 साल बाद उसकी मदर भी मर गई थी। उसके बाद तीनों भाई बहन उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लेते हैं। लिंडा को कुछ ही हिस्सा मिला, डेविड को घर और फार्म का हिस्सा मिला और रॉबर्ट पिंकटन को बाकी जमीन और पूरे पिग्स मिल गए। अब क्योंकि रॉबर्ट के पास रहने के लिए घर नहीं था तो इसीलिए वो फार्म पर ही ट्रेलर में रहने लगा। धीरे धीरे उस जमीन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा जो उसके पास थी। तो जब वो करीब 45 साल का हुआ तो उस जमीन की कीमत पहले से 40 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसीलिए उन दोनों भाइयों ने जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया और करीब 5.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स कमा लिए। लेकिन इसके बाद भी वो फार्म नहीं छोड़ता है। देन इसके बाद उन्होंने फार्म का काम छोड़ दिया और उसी फार्म को एक पार्टी प्लेस बना दिया जिसे उन्होंने नाम दिया पिगी पैलेस गुड टाइम सोसाइटी। उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और वहाँ पर फ्री पार्टीज होती थी, बारबेक्यू, म्यूजिक और अल्कोहल के साथ। बट असल में इस पार्टी का मतलब प्रोस्टिट्यूट्स को आकर्षित करना था। यहाँ पर वैसे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए जाते थे जहाँ पर लगभग 2000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा होते थे। कभी कभी तो पॉलिटिक्स और बिजनेस फिगर भी यहाँ पर आया करते थे और सबसे ज्यादा यहाँ पर इलीगल हाई ड्रग्स चलते थे। उस पार्टी में कई लड़कियां और बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट आया करती थी। रॉबर्ट जो ज्यादा कभी सोशल नहीं रहा बट इन पार्टीज में वो उन लड़कियों से काफी ज्यादा बातें करता था। इन लड़कियों को ये खबर नहीं थी कि जिससे वो लोग बात कर रहे हैं वो एक सीरियल किलर है और वो लोग एक सीरियल किलर के फार्म पर हैं।
और उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये मासूम सा दिखने वाला रॉबर्ट न जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत हरकत कर चुका है और उनकी हत्या करके उन्हें अपने पिग्स को खिला चुका है। रॉबर्ट स्पेशली उन लड़कियों को अपना शिकार बनाता था जो प्रोस्टिट्यूट में काम करती थी, और वो लड़कियां जो बहुत ही ज्यादा ड्रग्स लेती थी, जिन्हें ड्रग्स की लत लग चुकी थी, क्योंकि इन लड़कियों के बारे में ना इनके घर वालों को कोई मतलब रहता था, ना इनके दोस्तों को और ना ही पुलिस वालों को। अगर ये लड़कियां गायब भी हो जाए तो पुलिस वाले इन्हें नशे की आदी बताकर इनके बारे में ना कोई इन्वेस्टिगेशन करते थे और ना इनका कुछ पता लगाते थे। इसीलिए इतने सारे कांड करने के बावजूद भी रॉबर्ट इतने सालों तक पकड़ा नहीं गया। रॉबर्ट वैनकूवर के डाउनटाउन साइड एरिया में जाकर उन लड़कियों को अपना टारगेट बनाता था जो ऑब्वियसली वल्नरेबल थी, जिन्हें सिर्फ पैसे, ड्रग्स, अल्कोहल, बस यही सब चाहिए था, और वो लड़कियां इन सब चीजों के लिए डेस्परेट थी। रॉबर्ट उन्हें अल्कोहल या ड्रग्स ऑफर करता और वो इसके साथ उसके फार्म पर चल देती। बट थोड़े टाइम के बाद बहुत सारी लड़कियों में ये बात फैलने लगी कि रॉबर्ट के साथ जाना या रॉबर्ट की पार्टी में जाना सेफ नहीं है, क्योंकि जो भी लड़कियां वहां पर गई हैं उनमें से बहुत सारी लड़कियां उस पार्टी से कभी भी वापस नहीं आई। बट इसके बाद भी कुछ लड़कियां ऐसी थी जो वहां पर जाया करती थी, जिनकी वजह ड्रग्स, पैसे या गरीबी होती थी। रॉबर्ट उन्हें अपने फार्म पर ले जाता, उनके साथ गलत हरकत करता और उन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता था, और जब इन सब चीजों से उसका मन भर जाता तो वो उन्हें खत्म कर देता। ऐसे ही 1997 में उस फार्म पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे कहीं न कहीं रॉबर्ट अब फंसने वाला था। 23 मार्च की रात एक लड़की चिल्लाते हुए, मदद मांगते हुए उस फार्म से बाहर निकली। उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके पेट से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। भागते भागते वो हाईवे पर पहुंचती है, जहां पर एक गाड़ी वाले ने उसे अस्पताल तक पहुंचा दिया। उसे नाइफ से बहुत ही गंदी तरीके से मारा था, बट वो कैसे न कैसे करके सरवाइव कर लेती है। इसका नाम था वेंडी और ये भी एक एस्कॉर्ट थी। जब अस्पताल वालों ने ये सारे जख्म देखे तो उन्हें ये मामला पुलिस को बताना पड़ा। पुलिस पूछताछ करने के लिए वहां पर आती है और वेंडी से पूछा जाता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ, और वेंडी पुलिस वालों को सारी बात बता देती है। वो बताती है कि वो हमेशा की तरह डाउनटाउन ईस्ट साइड पर थी, जहां रॉबर्ट उसे अपने साथ आने के लिए बोलता है और वो उसे $100 ऑफर करता है। इसके बाद वेंडी उसके फार्म पर चली जाती है उसके साथ। वहां पहुंचने के बाद दोनों इंटीमेट हुए। देन रॉबर्ट वेंडी के हाथों में हैंडकफ बांधने लगता है और फिर बिना वेंडी को सोचने का मौका दिए वो उसके पेट में बार बार स्टेप करता है। वेंडी भी एक फाइटर थी तो वो उसे बैक फाइट करती है और रॉबर्ट से वो नाइफ छीनकर उसके कंधे पर उस नाइफ से वार करती है, जिसके बाद वो वहां से तेजी से भाग जाती है और बिना अपने हैंडकफ्स खोले वो उस फार्म से बाहर आ जाती है। जब पुलिस ये सुनती है तो वो सीधे सीधे रॉबर्ट को अरेस्ट कर लेती है, बट उसने सिर्फ $2000 की बेल देकर खुद को छुड़ा लिया और बहाना दिया कि वेंडी जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्रग एडिक्ट है और वो हमेशा नशे में रहती है, और उसने जो भी यहाँ पर बताया है वो सारी बातें झूठी हैं। और पुलिस वाले भी इस चीज को मान लेते हैं और रॉबर्ट को वहां पर छोड़ देते हैं, बिना उसके घर की जांच करे और बिना कोई भी इन्वेस्टिगेशन करे। इस डाउनटाउन साइड से 1997 तक लगभग 23 से भी ज्यादा औरतें गायब हो चुकी थी और 2021 तक इनके नंबर 62 तक पहुंच गए। अगर 1997 में इस इंसिडेंट को थोड़ा सीरियसली लिया होता तो अगले 4 सालों में जिन लड़कियों को अपनी जान देनी पड़ी वो बच सकती थी। यहाँ पर पुलिस बहुत ही ज्यादा लापरवाही कर रही थी। ऐसे ही अब 1998 में सिराजेन नाम की एक लड़की गायब हुई। तब पुलिस ने पता लगाया कि अभी तक लगभग 40 लड़कियां लापता हो गई हैं और इनमें किसी में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1998 में पुलिस को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल हिचकॉक एक 37 साल का आदमी था जो रॉबर्ट के फार्म पर ही काम करता था और उसे अपनी सैलरी कलेक्ट करने हर हफ्ते उसके फार्म के अंदर जाना पड़ता था। बिल पुलिस वालों को बताता है कि रॉबर्ट का फार्म बहुत ही ज्यादा डरावना है। उसके फार्म पर एक वैन भी है जिसकी विंडोज टिंटेड है, यानी कि उन विंडोज के अंदर कोई भी बाहर से नहीं देख सकता। ये वही वैन थी जिस पर रॉबर्ट उन लड़कियों को पिकअप करने जाता था। बिल को रॉबर्ट की उस पार्टी के बारे में काफी कुछ पता था। वहाँ पर बहुत सारी एस्कॉर्ट्स आती थी, बट उनमें से बहुत ही कम लोग वापस जा पाते थे। उसने बताया कि उन्हीं लड़कियों के रिपोर्ट्स न्यूज में आते थे कि वो लोग गायब हो गए हैं, इसीलिए उसको रॉबर्ट पर शक होने लगा। और ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी सैलरी कलेक्ट करने के लिए रॉबर्ट के फार्म पर जाता है तो जो वहाँ पर उसने देखा वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। रॉबर्ट के घर के अंदर और उसके वैन के अंदर काफी सारी लड़कियों के बैग्स और उनकी आईडी पड़ी हुई थी।
जब वो डिटेक्टिव ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो वो इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस ऑफिसर को इस केस से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जिस ऑफिसर्स को ये केस दिया जाता है वो इस केस के बारे में कुछ करते ही नहीं हैं। इस चीज़ से हम जान सकते हैं कि रॉबर्ट ने बहुत सारे पावरफुल लोगों को शायद पैसे खिलाए हों। अब तक गायब होने वाली लड़कियों के नंबर टोटल 60 से भी ऊपर हो गए थे। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार उस फार्म पर होता क्या था। हम लोगों को पता है कि रॉबर्ट डाउनटाउन साइड से लड़कियों को उठाकर लेकर आता था, वो लड़कियां जो ड्रग्स की एडिक्ट थी। तो रॉबर्ट उन्हें वहां से उठाकर अपने फार्म पर ले जाता, उन्हें बहुत सारे ड्रग्स देता और फिर उसके बाद उनके साथ गलत हरकतें करता, जिसके बाद वो उन्हें हैंडकफ्स या रस्सी से बांधता और इसके बाद वो उन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता था। वो लड़कियां यहाँ पर हेल्पलेस थी क्योंकि एक तो वो नशे में थी, ऊपर से उनके हाथ पांव बांध दिए गए थे और जब उसका मन भर जाता ये सारी चीजें करके तो वो उनकी जान ले लेता। इन्हें मारने के बाद वो बहुत सारी लड़कियों को पिग की तरह लटका देता और बहुत सारी लड़कियों की तो पूरी बॉडीज को वो ग्राइंडर में पीस लेता, जिसके बाद वो ये अवशेषों को अपने पिग को खिलाता था। और कई रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया कि वो पिग के मीट के साथ उन लड़कियों के अवशेष भी मिक्स करके उन्हें बाजार में बेच देता था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद फाइनली 2001 में पुलिस इस केस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करती है और एक सर्च कमेटी बनाई जाती है। रॉबर्ट के खिलाफ इतनी सारी शिकायत पुलिस के पास आ गई थी, बट फिर भी पुलिस कभी भी उसके पिग फार्म को चेक करने नहीं गई। ये इन्वेस्टिगेशन 2001 में शुरू हुई थी और फाइनली 2002 में रॉबर्ट को अरेस्ट कर लिया गया। 5 फरवरी 2002 को पुलिस उसके फार्म पर पहुंचती है और वहां उन्हें जो मिला उसने सबको शॉक कर दिया। फार्म के अंदर से बहुत सारी महिलाओं के ज्वेलरी, स्कल्स, हाथ, पैर और कई ह्यूमन पार्ट्स मिले थे। उस पूरे फार्म की खुदाई की गई जिसमें लगभग 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा और जहां से 6000 से भी ज्यादा एविडेंस मिले थे। रॉबर्ट अपने इंटरव्यू में कोई भी चीज कन्फेस नहीं करता, वो ये कभी कबूल ही नहीं कर रहा था कि उसने कुछ गलत किया है, बट उसने अपनी सारी कारमात एक दूसरे प्रिजनर के सामने बोल दी थी और उसे ये नहीं पता था कि वो जो प्रिजनर है वो कोई असली कैदी नहीं है, बल्कि वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था और ये सारी बातें जो भी उसने बोली थी वो सारी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी, जिस वजह से उसके खिलाफ एक बहुत ही पक्का सबूत मिल गया। उसका कहना था कि उसने उन लड़कियों को मारा था, उनकी बॉडी भी डिस्पोज की थी और ये सारी बातें वो ऐसे बता रहा था कि जैसे उसे इन सब चीज़ों पर प्राउड हो। बस वो एक ही चीज़ के लिए डिसअपॉइंट था कि उसने 49 गर्ल्स मारी थी। उसका कहना था कि अगर वो 50 लड़कियों को मार लेता तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता। 2006 में उस पर 27 मर्डर का चार्ज लगाया गया और बाद में ये चार्ज हटकर 26 का रह गया। आखिरकार ब्रिटिश कोलंबिया का सुप्रीम कोर्ट ने रॉबर्ट को गिल्टी पाया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई, जिसमें वो 25 साल तक कोई भी पैरोल नहीं ले सकता और 2023 में ये पूरा केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। देन वो अपनी सजा काट ही रहा था, बट 2024 में जेल के अंदर ही एक कैदी ने रॉबर्ट पर हमला कर दिया और 31 मई 2024 को उसकी डेथ हो गई। रॉबर्ट ने जो भी किया वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक और शर्मनाक था। उसने अपनी लाइफ तो जेल में खत्म कर दी थी, लेकिन जिन फैमिलीज ने अपने बच्चों को खोया उनके लिए ये केस आज तक भी एक डरावना सच बन के रह चुका है। रॉबर्ट को सजा तो मिल गई, लेकिन सवाल आज भी यही है कि अगर रॉबर्ट को स्टार्टिंग में ही गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद आज वो सारी लड़कियां बच जाती। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।